चलेगा सुनना। गुड इवनिंग सभी को एक बार मेरी तरफ से। आप लोगों को आवाज आ रही होगी, ठीक है। स्टार्ट करें अपन अपनी क्लास को। स्टार्ट करें अपन अपनी क्लास को। चलो देखना रे सुनना सारे के सारे। चलो ध्यान दो अब ना, देखेगा सुनना सारे के सारे। आवाज नहीं किसी की भी। आवाज तो कैसे करोगे तुम लोग, ठीक है ना। सुनो अब ना, देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप लोग, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। कल जहां तक हो गया था कल की क्लास के अंदर, उसके आगे हेडिंग लगाना आप लोग। आज क्वांटम प्रभाव कंप्लीट कर लेंगे अपन। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ध्यान दो ना, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। देखिएगा सुनो, देखना सारे के सारे बोर्ड पर। जैसे ये अपने पास में एक स्थिर इलेक्ट्रॉन है और इस पर एक फोटोन आपतित हुआ। जो फोटोन आपतित हुआ है ये है हमारे पास में आपतित फोटोन। तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। कितनी है, एच न्यू। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको पता है कि ये जो फोटोन है ये तो प्रकीर्णित हो जाता है कितने कोण पर, फाई कोण पर। और इलेक्ट्रॉन चला जाता है कितने कोण पर, थीटा कोण पर। ठीक है, अब सुनो, ये जो फोटोन आपतित हुआ है और इधर ये फोटोन क्या हुआ है, प्रकीर्णित हुआ है। प्रकीर्णित फोटोन। और ये है हमारे पास में प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन। ये है प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही स्थिर इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित हुआ तो फोटोन तो फाई कोण पर प्रकीर्णित हो गया और इलेक्ट्रॉन चला गया थीटा कोण पर। अब फोटोन की जो ऊर्जा है वो कितनी है, एच न्यू डैश। कितनी ऊर्जा है, एच न्यू डैश ऊर्जा है। तो अब मेरी बात ढंग से सुनना। मान लो फोटोन पर आपतित जो सॉरी इलेक्ट्रॉन पर आपतित फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। अब ये एनर्जी किस किस काम में आई, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल गई जिससे इलेक्ट्रॉन चला गया थीटा कोण पर और फोटोन प्रकीर्णित हो गया बची हुई शेष एनर्जी से। बची हुई शेष एनर्जी से फोटोन क्या हो गया, प्रकीर्णित हो गया। मान लो ऐसे है ये, जैसे 5 यूनिट की एनर्जी आ रही है। कितनी आ रही है, 5 यूनिट की, ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेकर चला जाता है, मान लो वो एनर्जी है एक्स, ठीक है। और शेष बचती है एनर्जी फोटोन के पास में, वो कितनी बचती है, 3 बचती है। कितनी बचती है, 3 यूनिट की। तो कोई मुझसे पूछे कि x का मान कितना होगा, तो आप x का मान कैसे कैलकुलेट करोगे, 5 में से 3 को घटा दोगे और आपका आंसर होगा 2। भाई यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पर मान लो 5 यूनिट एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब प्रकीर्णित फोटोन की एनर्जी है 3 यूनिट, तो बची हुई ऊर्जा किसके पास गई, इलेक्ट्रॉन के पास गई। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा गई वो कैसे कैलकुलेट की अपन ने, 5 में से किसको घटा दिया, 3 को घटा दिया, तो अपने पास में आ गई ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये स्थिर इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित होता है ना, जैसे ही स्थिर इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित होता है तो फोटोन कुछ ऊर्जा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। यानी फोटोन कुछ ऊर्जा खोता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ ऊर्जा ग्रहण करता है। तो फोटोन जितनी एनर्जी खोएगा या फिर इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी ग्रहण करेगा वही क्या कहलाएगी, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को अपन कैसे कैलकुलेट करें, मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी, लिखो आप लोग तो लिखो, ठीक है।
लिखना सारे के सारे, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो फोटोन के द्वारा, तो फोटोन के द्वारा, तो फोटोन के द्वारा खोई गई ऊर्जा, तो फोटोन के द्वारा खोई गई ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन के द्वारा, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कहते हैं, को प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कहते हैं, को प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिएगा, आपको ये डायग्राम बनाना है, पहले तो एक बार ये डायग्राम दिखा दो। आपको ये डायग्राम बनाना है तो आप लोग एक बार ये डायग्राम दिखा दो, नीचे का कुछ भी नहीं लिखना किसी को भी, ये डायग्राम दिखाना है, ये दिखा दो, ये डायग्राम दिखा दो बस। वापस करनी पड़ेगी मुझे कैलकुलेशन, मेरा ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो कोई लगातार मैसेज कर रहा था तो उसके मैसेज के चक्कर में उसको ब्लॉक करना पड़ गया। चलिएगा, इसको दिखा दीजिएगा। हो गया? अब देखो वापस समझ लो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये फोटोन आपतित हुआ, तो ये फोटोन कुछ एनर्जी खोएगा, उसी से तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा, ठीक है ना। तो इस फोटोन के द्वारा खोई गई ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट होगी, टोटल एनर्जी आ रही है जिसमें से ये एनर्जी घटा देंगे अपन एच न्यू डैश, तो वो क्या आ जाएगी, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। देखो ध्यान दो रे सारे के सारे, हाँ जी, तो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, अरे जो फोटोन की ऊर्जा आ रही है ना, उसमें से प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा को घटा दो तो ये कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एच न्यू कॉमन निकाल लेते हैं, तो इधर बचता है 1 माइनस एच न्यू डैश अपॉन एच न्यू, तो यहां से टी इक्वल टू कितना आएगा, एच न्यू 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू, इसको अपन समीकरण नंबर 1 देंगे। कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से, देखो कॉम्पटन विस्थापन सूत्र से क्या होता है, कॉम्पटन विस्थापन सूत्र सर होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस का कॉस फाई। उतारो इसे यहां तक, उतारो इसे यहां तक, मेरी डबल मेहनत हो गई। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा सा इतना सा तो कर सकता हूँ। हाँ जी, इतना सा तो आप लोगों के लिए कर सकते हैं, वो एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा ना। ठीक है, कोई ना, आप डबल बार समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, देखो अब आप मेरे, आपको मैंने एक बार समझा दिया इसको ना, लेकिन वो हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर बंद कर दी थी, इस वजह से वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, रिकॉर्डिंग में नहीं आया।
तो इसलिए मैं वापस वर्क कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों को समझा दिया था, आप मेरे साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो ना, आप मेरे साथ इसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है ना, देखो ना, आप मेरे साथ इसे कंटिन्यू कर सकते हो गया ये, हो गया ना सबका, मैं चलूं ऊपर लेके इसको, हो गया ये। चलो देखो, अब सुनना सारे के सारे, लैम्डा डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन न्यू डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन न्यू, और ये है एच अपॉन एम नॉट सी, 1 माइनस का cos फाई। आप इस सी को नीचे ले आओ इधर, तो 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू, तो ये आ जाएगा एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, 1 माइनस cos फाई। अब आप एक काम करो, इसको न्यू से गुणा कर दो, तो न्यू से गुणा करने पर, तो जैसे ही आप इसे न्यू से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा न्यू अपॉन न्यू डैश, न्यू अपॉन न्यू, एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, 1 माइनस cos फाई। ठीक है, इधर देखो, लिखते चलो आप लोग, लिखते चलेगा, मैं न्यू से न्यू को काट दूंगा, तो ये न्यू अपॉन न्यू डैश बचेगा, ये 1 बचेगा, इधर एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, ये है 1 माइनस cos फाई। थोड़ा ऊपर ले रहा हूं मैं, माना इसको अल्फा मान लेते हैं अपन, अल्फा बराबर एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये न्यू अपॉन न्यू डैश, 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसका मान अल्फा मान लिया, 1 माइनस cos फाई। इसको उल्टा कर दो, तो न्यू डैश अपॉन न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस का cos फाई, समीकरण नंबर 2। उतारते चलना मेरे साथ में, क्योंकि आपको समझा तो दिया ही एक बार, उतारते चलना। चलो आगे देखो, है ना, उतारते चलना ना, इसको उल्टा कर दिया अपन ने ना, तो समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखेंगे, 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक क्या था, टी इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू, मान रख दो इसमें, भाई आपके पास तो डेरिवेशन समझा हुआ है ही, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो टी इक्वल टू एच न्यू, इधर है 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos फाई, ठीक है, तो इधर आएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos फाई, माइनस का 1, तो टी इक्वल टू आ गया एच न्यू अल्फा 1 माइनस cos फाई बट्टा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस का cos फाई, ठीक है। ठीक है, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 3, और इसी को कहते हैं अपन प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का। करो इसे कंप्लीट।
अरे तुम में से कोई ऑफर, चित्र दिखा देंगे, पहले ये उतार लो ना, फिर मैं चित्र दिखा दूंगा। चित्र नहीं बोलते, डायग्राम बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। अब सुनो, देखो ये कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, यहां तक कंप्लीट है सबका। अब सुनो, आपको पता है ना टी का मान मैक्सिमम कब होगा? सर पता है टी का मान मैक्सिमम कब होगा? अगर मैं फाई का मान 180 रख देता हूं ना, कितना, 180, तो उस कंडीशन के अंदर ये टी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। चाहो तो आप सारी वैल्यू रख के देख सकते हो, 0 रख के देख सकते हो, 90 रख के देख सकते हो, 45 रख के देख सकते हो, 120 रख के देख सकते हो, 135 रख के देख सकते हो। 180 पे आपको क्या मिलेगा, टी का मान सबसे मैक्सिमम मिलेगा। तो 180 का मतलब क्या हुआ? 180 का मतलब तो ये हुआ, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया और वापस अपनी ही दिशा में लौट आए। अरे 180 का मतलब क्या है, फोटोन इससे टकराए इलेक्ट्रॉन से, वापस ही क्या आ जाए, लौट के आ जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, 180 वाली कंडीशन कहेंगे। और इसी कंडीशन के अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आप लाइन लिखो, इसके नीचे लाइन लिखना सारे के सारे। यहां गतिज ऊर्जा अधिकतम होने के लिए, यहां गतिज ऊर्जा अधिकतम होने के लिए, यहां गतिज ऊर्जा अधिकतम होने के लिए आवश्यक है कि, यहां गतिज ऊर्जा अधिकतम होने के लिए आवश्यक है कि फोटोन अपनी ही दिशा में, फोटोन अपनी ही दिशा में वापस लौट आए, फोटोन अपनी ही दिशा में वापस लौट आए, फोटोन अपनी ही दिशा में वापस लौट आए, अर्थात फाई इक्वल टू 180, अर्थात फाई इक्वल टू 180। तो कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, आप लोग जानते हो। तो टी का मान मैक्सिमम कर दो और इधर रख दो आप एच न्यू, ऐसे लिखो कॉस फाई, ठीक है ना, अब ज्यादा सही रहेगा। अल्फा 1 -1 बटा 1 प्लस अल्फा 1 -1, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा अपने पास में एच न्यू, ये इधर बचेगा 2 अल्फा और ये आएगा 1 + 2 अल्फा, ठीक है, ठीक है। ये उतार लो, ये उतार लीजिएगा। तीन सौ साठ कैसे होगी? अगर इलेक्ट्रॉन पर फोटोन आपतित होगा, टकरा कर वापिस आ जाएगा, तो 180 तो होगी। 360 कैसे बनेगी? एक सेकेंड रुको, मैं देखता हूं। किसी ने लिखा है cos 180 पे तो सीधा चला जाएगा। अरे देखो, सुनो, देखना है ना, सुनना ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन है, ये आपतित हुआ, अब ये फोटोन प्रकीर्णित हो रहा है, ये एक्स अक्ष हो गई और ये फोटोन क्या हो गया, प्रकीर्णित। ये वाला कोण क्या है, फाई है। अब सुनो, इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर दूं, तभी तो ये बैक होगा। अरे ये बैक कब होगा वापस, बैक, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 तो होगा, 180 तो होगा। ये फाई क्या है, ये तो चेक करो, एक्स अक्ष से बनाया गया कोण ही तो है। तो अगर ये वापस लौट आएगा तो ऐसे, भाई फाई यहाँ पे 0 है इधर,
फिर धीरे धीरे 0 से बढ़ेगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 180 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। ठीक है, चलो चलो चलो। दोनों ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन, दोनों का क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है ना, और दोनों का रिप्लाई भी आ गया कि ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, ध्यान दो ना, ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, अब सुनना ना, इसको मिटा दो। देखो ये जो समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 से, तो ये क्या है हमारे पास में टी, ये टी है प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और ये क्या है मेरे पास में एच न्यू, सर ये है आपतित फोटोन की ऊर्जा। सुनो देखो, इससे टी के नीचे मैं एच न्यू को लिया हूं, तो टी तो क्या है प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और एच न्यू क्या है हमारे पास में आपतित फोटोन की ऊर्जा। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर आएगा, अल्फा 1 माइनस कॉस पाई बट्टा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस का कॉस पाई, ये बराबर आएगा इसके। ठीक है ना, ये भी उतार लो। अभी आपको बताऊं, ये बोर्ड भी चेंज होगा अपना, वापस इस वीक के अंदर ही चेंज होने का है इस बोर्ड का, वापस ऐसा ही बोर्ड लगेगा एलजी का ही। ठीक है ना, दूसरा लगेगा, नया आ रहा है ना, इसकी जगह दूसरा आ रहा है, ये हटेगा यहाँ से और सेम दूसरा इस जगह लगेगा। ठीक है, इस वीक के अंदर ही। चलो उतार लो इसे। इसमें कुछ हल्की सी प्रॉब्लम थी, माइनर मिस्टेक थी जो मुझे नजर आ रही थी काफी टाइम से, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ हल्का सा माइनर मिस्टेक था जिसको आप कह सकते हो 99% सही है ये, है ना, लेकिन 0.1% इसके अंदर कुछ थोड़ी सी स्लाइटली प्रॉब्लम, और अपने पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, कंपनी ने वारंटी दे रखी है, चेंज करके जाएगी 10 बार। ठीक है, तो इस वीक के अंदर चेंज होने का, ये एक बार और चेंज होगा। चलो चलेगा, ये आप लोगों ने उतार लिया। अब है हमारे पास में इंपॉर्टेंट, सुनना क्या है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ ढंग से सुनना, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और समझना ग्राफ ना, ग्राफ को थ्योरेटिकल अपन को समझना है। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो ढंग से, इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, और ग्राफ आप लोगों को समझा रहा हूं। देखो रेट मत पूछो, ये रेट काफी है, 2,11,000 का ये रेट ना पूछे ना, बता दी मैंने। ठीक है, रेट बहुत ज्यादा है ना। सुनो अब ध्यान दो सारे के सारे, इसके ग्राफ आप लोग देखो ना, ढंग से समझना, सारे के सारे ढंग से ध्यान देना। देखो एक काम करते हैं अपन, सुनो मैं पहले कुछ बना देता हूं, मुझे 4 ग्राफ बनाने हैं, 4 लाइनें खींच देता हूं। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे, सबका ध्यान बोर्ड पर ना, और सटीक ध्यान होना चाहिए ना, बिल्कुल काम की चीज का। देखो मैं हेडिंग भी लगवाऊंगा बकायदा, लेकिन पहले अपन समझेंगे पूरा ना। हेडिंग तो है तीव्रता वितरण वक्र, तीव्रता वितरण वक्र, ये हेडिंग है। ठीक है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, तीव्रता वितरण वक्र, ये हेडिंग है। अब सुनो सारे के सारे ढंग से देखो, इधर है मेरे पास में तीव्रता, और इधर है मेरे पास में तरंग धैर्य, तरंग धैर्य।
सिमिलरली इधर है मेरे पास में तीव्रता और इधर है मेरे पास में तरंग दैर्घ्य। सिमिलरली इधर भी देखो, ये है तीव्रता और इधर है मेरे पास में तरंग दैर्घ्य और इधर भी है तीव्रता और ये है मेरे पास में तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब सुनो, जब ये प्रयोग किया गया तो प्रयोग करने के बाद में इसके जो डाटा मिले अपन को, प्रायोगिक यानी प्रायोगिक जो डाटा मिले अपन को, उन प्रायोगिक डाटा के लिए तीव्रता और वेवलेंथ के बीच में कर्व खींचा गया, यानी तीव्रता और तरंग दैर्घ्य इन दोनों के बीच में कर्व ड्रॉ किया गया डिफरेंट डिफरेंट प्रकीर्णन कोण पर। मेरी बात सुनना, डिफरेंट डिफरेंट प्रकीर्णन कोण पर इसके डाटा कलेक्ट किए पहले प्रयोग से, और उन डेटा के बेस पे क्या किया गया, यहाँ पे तीव्रता और तरंग दैर्घ्य के बीच में ग्राफ खींचा गया। तो ये जो मैं तीव्रता और तरंग दैर्घ्य के बीच में ग्राफ खींचूंगा ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकीर्णन कोण पर है। ये वाले जो ग्राफ हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकीर्णन कोण पर हैं। तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ बना देता हूं कि प्रायोगिक डाटा से इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस ग्राफ को अपन यदि कंपेयर करें फॉर्मूले से तो कैसे समझा सकते हैं अपन। सुनो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा मैं कर्व बना रहा हूं इसका। कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसा ही मिला अपन को, फिर समझाऊंगा कैसे है ये सारा। कुछ ऐसे मिला, हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, सबका ध्यान बोर्ड पर सटीक। देखो सबसे पहली बात करते हैं अपन यहां पर, तो अगर मैं ऐसे कहूं कि इस वक्र के अंदर कितने पीक पॉइंट है, तो आपका आंसर होगा कि सर इस वक्र के अंदर केवल एक पीक पॉइंट है। कितना पीक पॉइंट है? केवल एक पीक पॉइंट है। अगर इस वक्र का देखें अपन तो इसका एक पीक पॉइंट यहां पे है और इसका एक पीक पॉइंट यहां पे है। चलो इसको भी आप मिला दो वेवलेंथ अक्ष से और इसको भी आप मिला दो वेवलेंथ अक्ष से, ठीक है। ऐसे ही इस वक्र का देखो, एक पीक पॉइंट यहां पे है और दूसरा पीक पॉइंट यहां पे है। इसको भी मैंने इस अक्ष से मिला दिया और इसको भी मैंने इस अक्ष से मिला दिया, ठीक है। सिमिलरली इस वक्र का एक पीक पॉइंट यहां पे है और एक पीक पॉइंट यहां पर है, ये मैंने आपस में मिला दिया, ठीक है। अब ध्यान दो सारे के सारे, ढंग से बिल्कुल सटीक समझना। देखो ये वाला जो पहला वक्र है ये है पाई इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, ये वाला वक्र है, ये वाला वक्र है पाई इक्वल टू 45 डिग्री के लिए, ये वाला वक्र है पाई इक्वल टू 135 डिग्री के लिए और ये वाला वक्र है पाई इक्वल टू 180 डिग्री के लिए। किसके लिए है? 180 डिग्री के लिए है। ये कर्व मिले हैं हमें किससे? इसका प्रैक्टिकल करने के बाद में, प्रैक्टिकल से जो डाटा हमें मिले हैं उनके बेस पर तीव्रता और वेवलेंथ के बीच में जो कर्व ड्रॉ किया गया, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर अपन को ये कर्व मिलता है। तो आखिरकार ये कर्व समझाना क्या चाहता है ये समझना है, तो ढंग से सुनना, 2 मिनट आप लोग बिल्कुल सटीक। देखो इस वाले वक्र के अंदर हमें केवल एक पीक पॉइंट मिला है
तो इसका मतलब हो गया पाई इक्वल टू 0 डिग्री पर लैम्डा और लैम्डा डैश दोनों के लिए ही हमें क्या मिला है, एक ही पीक पॉइंट मिला है। तो हम खुद भी तो जानते हैं कि पाई इक्वल टू 0 पर तो कॉम्पटन विस्थापन होता ही नहीं है। हमने बताया था पाई इक्वल टू 0 पर कॉम्पटन प्रभाव प्रेक्षित ही नहीं होता। अगर प्रेक्षित ही नहीं होता तो इसका मतलब ये हो गया कि आपतित जो फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है और प्रकीर्णित फोटोन की जो वेवलेंथ है वो दोनों क्या रहेगी, इसके अंदर एक ही पॉइंट पर अपन को मिल जाएगी। तो पाई इक्वल टू 0 पर देखो दोनों वेवलेंथ अपन को इस ही पॉइंट पर मिलेगी। फिर हमने क्या किया, जो कॉम्पटन विस्थापन का जो फॉर्मूला था लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाई, उसके अंदर फाई का मान रखा कितना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रखने के बाद में हमें क्या मेजर हुआ कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का मान हमें 0 नहीं मिलता, कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलती है, क्योंकि आप रख सकते हो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू लैम्डा सी 1 माइनस कोस 45। आप कोस 45 का मान रखो वहां पे, तो लैम्डा सी माइनस लैम्डा का मान क्या होगा, 0 से तो ज्यादा ही आएगा, 0 अपन को नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन के अंदर आपको एक पीक पॉइंट नहीं मिलेंगे, पीक पॉइंट कितने मिलेंगे अपन को, 2। इस पीक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है लैम्डा, इस पीक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है लैम्डा डैश, और ये है दोनों के बीच का शिफ्ट, यानी ये क्या है, डेल्टा लैम्डा। अब मैंने आपको बताया था कि 180 पर क्या होता है, डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम हो जाता है। जब अपन ने कॉम्पटन प्रभाव पढ़ा था तब बताया था कि डेल्टा लैम्डा का मान मैक्सिमम किस पे होता है, 180 पे होता है। तो इसका मतलब 0 पे तो 0 है, तो 0 से 180 जाऊंगा तो मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही मैंने एंगल को बढ़ाया, तो एंगल को बढ़ाने के कारण देखो पीक पॉइंट तो हमें 2 ही मिले, लेकिन जो शिफ्ट है ना दोनों का वो बढ़ गया। डेल्टा लैम्डा शिफ्ट क्या हो गया, दोनों का बढ़ गया। इधर देखो ये कम है शिफ्ट, ये शिफ्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। फिर हमने क्या किया, एंगल को और बढ़ाया। तो एंगल को जब अपन ने फाई इक्वल टू 180 पे रखा, तो भी हमें पीक पॉइंट तो कितने मिले, 2 ही मिले, एक लैम्डा और एक क्या मिला, लैम्डा डैश। लेकिन ये पता चला कि अब की बार शिफ्ट क्या हो गया, और बढ़ गया। तो इधर देखो ये जो हमारे पास में कॉम्पटन शिफ्ट है ये कम है, इधर थोड़ा बढ़ गया, इधर क्या हो गया हमारे पास में और ज्यादा बढ़ गया। और पाई इक्वल टू 0 पर तो किसी प्रकार का कोई शिफ्ट ही नहीं होता, तो इसलिए हमें क्या मिलता है, केवल एक पीक पॉइंट मिलता है। और फाई इक्वल टू 45 रखा तो देखो हमें 2 पीक पॉइंट मिले, और दोनों के बीच का क्या आ गया, ये शिफ्ट आ गया। फाई इक्वल टू हमने जैसे ही यहाँ पे 135 किया तो इसका शिफ्ट और बढ़ गया, और 180 किया तो इसका शिफ्ट क्या हो गया, और बढ़ गया। ये वक्र तो हमें किससे मिले हैं, प्रयोग करने के बाद में जब हमने तीव्रता और वेवलेंथ के बीच में कर्व ड्रॉ किया उसके डाटा से, तो उसके लिए अपन को ये वक्र मिले हैं। लेकिन ये वक्र के अंदर ये जो पीक पॉइंट है ये लैम्डा डैश, इसमें दोनों एक ही पॉइंट पे है, ये लैम्डा डैश, ये लैम्डा और ये लैम्डा डैश। तो क्या मेजर किया गया, ये मेजरमेंट हुआ कि जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते चलोगे वैसे वैसे कॉम्पटन विस्थापन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कॉम्पटन विस्थापन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप लोग तीव्रता वितरण वक्र हेडिंग लगाओ और ये चारों वक्र बना लो ऐसे कैसे, तीव्रता वितरण वक्र हेडिंग लगाओ और ये चारों वक्र ऐसे कैसे बना लो, ये चारों वक्र ऐसे के ऐसे बना लो। सॉरी, ये तीव्रता किसी ने लिखा है कि ऐसे नहीं लिखते, मुझे भी पता है तीव्रता ऐसे नहीं लिखते हैं, मेरे से गलती हो गई, तो ये तीव्रता आप सही लिख लीजिए ना, ठीक है ना, थोड़ा सा ये तीव्रता ऐसे ही लिखते हैं, अब सही है, ठीक है ना, अब सही है तीव्रता, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे, तीव्रता भी दिख जाएगी। चलो चलो, अब भी गलत है कि तीव्रता,
हाँ, मेन मुद्दे पे आओ, ये समझ में आ गया, ये क्लियर है, समझ में आ गया, मेन मुद्दे पे आओ। ठीक है, तीव्रता को मरने दो। हाँ, इसने सही बोला है ज्योतिष ने कि ग्राफ के नंबर मिलेंगे, तीव्रता के नहीं मिलेंगे। यस, ठीक है।